ये आईडी हमें चाहिए होगी इस कोर्स के अंदर। 2013 मेरे पास इस वक्त इंस्टॉल है। आप इसको विंडोज़ 7 पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन फिर आप विंडोज़ 8 ऐप डेवलपमेंट इसमें नहीं कर पाएंगे। तो आइडियल तो ये है कि आप विंडोज़ 8.1 इंस्टॉल करें और उसके ऊपर विजुअल स्टूडियो 2013 कर लें। अगर नहीं कर सकते तो विंडोज़ 7 पे कर लें, लेकिन उसमें फिर हम विंडोज़ 8 ऐप डेवलपमेंट आप नहीं कर पाएंगे, बाकी काम हो जाएंगे। ठीक है। विजुअल स्टूडियो 2012 भी कर सकते हैं, कुछ फीचर्स उसमें नहीं चलेंगे, मेजॉरिटी चल जाएगी, 80% काम हो जाएंगे जो हम यहाँ क्लास में करेंगे। जो चीज़ें मैं यहाँ आपको बताऊँगा वो आपको बुक्स में नहीं मिलेंगी क्योंकि वो लेटेस्ट चीज़ें हैं। सही है। हाँ, मैं आपको ब्लॉग्स और दूसरी चीज़ें बता दूंगा जो इसमें यूज़ हो रही हैं। इनिशियली हमारे पास ऐसा सच कोई चीज़ नहीं है, हम सिंपल जो है वो C# स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखें ये विजुअल स्टूडियो मैंने स्टार्ट कर दिया, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। यहाँ पे मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाऊंगा, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ न्यू। कुछ नज़र नहीं आ रहा, कोई मुझे कुछ बोल ही नहीं रहा। चलें, तो ये विजुअल स्टूडियो है। ठीक है, यहाँ पे मैं जा रहा हूँ न्यू, हम नज़र आ रहे हैं ना, न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट पे जब मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरे सामने न्यू प्रोजेक्ट की विंडो कुछ इस तरीके से दिखाएगा। अब यहाँ पे आप देखें, पहली चीज़ तो जो आपको सेलेक्ट करनी है वो सिलेक्ट करनी है लैंग्वेज। इधर आप विजुअल बेसिक में काम करना चाह रहे हैं VB.NET, विजुअल C# पे, विजुअल C++ पे, और अब हमारे पास जो है वो एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आ गई है। और मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग टाइप की लैंग्वेज होती है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये तीन। अच्छा, विजुअल C# हम यहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ उसमें मुख्तलिफ दूसरा ऑप्शन जो आपको सेलेक्ट करना है वो .NET का वर्जन है, जो भी लेटेस्ट आपके पास अवेलेबल है उसको सिलेक्ट कर लें। ठीक है, फिर आपको यहाँ और बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, लाइक विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन, WPF एप्लीकेशन, कंसोल एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन। ठीक है, हम यहाँ इनिशियली सिलेक्ट करेंगे कंसोल एप्लीकेशन। कंसोल एप्लीकेशन में कोई चीज़ बनी हुई नहीं होती, हर चीज़ आपको स्क्रैच से बनानी होती है। ठीक है, तो इनिशियल जो कॉन्सेप्ट हमें देखना है रिलेटेड टू लैंग्वेज वो हम करेंगे कहाँ, कंसोल एप्लीकेशन। इस प्रोजेक्ट को आप लोकेशन कहाँ रखनी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ब्राउज करके। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो अब ये जो है वो डेस्कटॉप पे सेव हो रहा है। और इसका प्रोजेक्ट का नाम जो है मैं रख देता हूँ माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, और इसको कर देता हूँ मैं ओके। देखें अभी जो बना रहे हैं ना, ये ऊपर सेव का बटन आ रहा है, ये सेव होता रहे। हाँ, वो जब आप कोई HTML अलग से फाइल बना रहे हैं ना नोटपैड पे, या आप उस तरह करें तो वहाँ पे आपको .cs वगैरह फाइल बनानी पड़ेगी। ये विजुअल स्टूडियो के अंदर इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे अभी देखें यहाँ पे जो है वो ऑलरेडी इसने एक फ़ाइल बनाई हुई है program.cs के नाम से। ठीक है, इसमें ये मेन का मेथड है, और मेन की मेथड जो है वो एक्चुअली हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इसी में अगर हम कोड लिखेंगे तो वो रन होगा। जो माई फर्स्ट प्रोजेक्ट है, इस फोल्डर के अंदर ये फोल्डर डेस्कटॉप पे बन गया, इसमें ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, तो हम विजुअल स्टूडियो के अंदर इसको देख रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, यूजिंग, नेम स्पेस, क्लास, स्टैटिक, वाइड, बहुत सारी चीज़ें ऐसी यूज़ हो रही हैं जो अभी हमें हो सकता है पता ना हो। हाँ, मैंने बता दिया आपको, जावा ही बेंचमार्किंग है इसकी। बहरहाल तो अभी इन चीज़ों पे हम नहीं जा रहे। ठीक है, ये आहिस्ता आहिस्ता 2-3 क्लासों में जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कवर कर लेंगे तो ये चीज़ें हमें खुद ब खुद सारी क्लियर हो जाएंगी, ये सारे कीवर्ड्स क्लियर हो जाएंगे। ये कीवर्ड्स कहलाते हैं। अभी हम सिंपल C# की बातें कर रहे हैं, और ये C# की वो बातें जो C में अभी मौजूद होती हैं वो हम यहाँ करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे चलते हैं। देखें, कोई भी जो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं या स्टडी करते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले जो चीज़ स्टडी करनी पड़ती है वो ये देखनी पड़ती है कि उस लैंग्वेज का फ़्लो किस तरीके से चलता है, वो लैंग्वेज किस तरीके से कंपाइल होती है, रन होती है, उसमें क्या चीज़ें, क्या क्या फीचर्स हमें अवेलेबल हैं।
सी शार्प के अंदर अगर आपको किसी भी किस्म की कोई वैल्यू स्टोर करवानी है अपने पास, तो उसके लिए आप बनाते हैं एक अदद वेरिएबल। और वेरिएबल जो है वो बनाने के लिए जो डेटा टाइप्स आपके पास अवेलेबल हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटीजर i इक्वल्स टू 10। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है, इसमें अगर आप देखें तो इसमें i जो है वो क्या है, वेरिएबल नेम है। इक्वल टू क्या है? इक्वल टू है असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, ये है तो इक्वल टू, लेकिन ये इक्वल टू नहीं है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। डबल इक्वल टू जो है वो इक्वल टू। अच्छा, ये असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है इसका काम ही होता है कि इसके राइट हैंड साइड पे जो चीज़ होती है ना, वो ये लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ को असाइन करता है। यानी ज़्यादातर इसमें राइट हैंड साइड पे कोई कांस्टेंट होता है और लेफ्ट हैंड साइड पे कोई वेरिएबल होता है। तो ये जो 10 जो है ये i के अंदर स्टोर होगा। अच्छा, i खुद क्या है? i एक वेरिएबल है, और int इंटीजर इसकी डेटा टाइप है। डेटा टाइप से क्या मुराद है? जब आप कोई वेरिएबल बनाते हैं तो आप ही बताते हैं कि ये वेरिएबल मेमोरी में कितनी जगह लेगा। तो जब आप int लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि मेमोरी में यानी कि रैम में इसके लिए 4 बाइट की जगह एलोकेट होगी। 4 बाइट से मुराद है 32 बिट्स, यानी कि 32 1 0। 8 बिट जो है वो एक बाइट बनाते हैं। सही है? तो अब ये इंटीजर i10 है। अगर मैं यहाँ पर सिंपल जाके लिख देता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन। कंसोल एक क्लास है, राइट लाइन उसका मेथड है। इसमें अगर मैं यहाँ पर i लिख दूंगा और फिर मैं लिखूंगा कंसोल डॉट रीड लाइन, और इस एप्लीकेशन को मैं रन कर देता हूँ, तो ये i की वैल्यू जो है वो कंसोल पे प्रिंट कर देगा। मेरी बात समझ में आ रही है? देखें 10 प्रिंट हो रहा है, i प्रिंट नहीं हो रहा, i की वैल्यू प्रिंट हो रही है। सही है? ये जो रीड लाइन है ये इसलिए है, जिस तरह सी में गेट सी यूज होता है ना कंसोल को स्टॉप करने के लिए, ये डेटा इनपुट लेने के लिए यूज किया जाता है। तो ये डेटा डिस्प्ले होगा और डिस्प्ले करने के बाद वो आपसे एक कोई की इनपुट ले रहा होगा, इसलिए कंसोल डॉट रीड लाइन होगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन जो हम लिखते हैं वो बेसिकली यहाँ भी सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन है, लेकिन ये क्योंकि हमने ऊपर यूजिंग सिस्टम कर लिया तो हम इसको सिर्फ कंसोल डॉट राइट लाइन लिख देंगे। अगर हम ऊपर यूजिंग सिस्टम नहीं लिखते तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन। ये डॉट नेट में कहलाती है असेंबली। ठीक है, खैर चलें, ये मैंने अभी करके दिखाया तो था आपको, ये देखें। हाँ, जैसे इवन सी में भी आप हेडर फाइलें डालते हैं ना, तो अगर आप सी लैंग्वेज किसी ने यूज़ करी है तो उसमें आप प्रिंट एफ और स्कैन एफ की कमांड यूज़ करते हैं। वो प्रिंट एफ और स्कैन एफ कहाँ होते हैं? stdio.h में होते हैं। तो ये कंसोल जो है वो सिस्टम में। ठीक है, सही है? ये मैंने उन लोगों से कहा है जिन्होंने सी पढ़ी हुई है, जिन्होंने नहीं पढ़ी हुई उनसे मैंने कहा ही नहीं है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा कंसोल डॉट राइट लाइन आई, तो आई की वैल्यू प्रिंट हो गई। सही है? ये हमने क्या बनाया? एक सिंपल वेरिएबल बनाया था। ये डेटा टाइप है। कंसोल एक क्लास है, राइट लाइन उसका मेथड है। मैं वही कह रहा हूँ, उस पर अभी मत जाएं, वो अभी जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे आएंगे तो क्लास और ऑब्जेक्ट्स की हम बात कर रहे होंगे। अभी मैं सिंपल लैंग्वेज फंडामेंटल्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो उनको पहले हम गौर करके फिर उनके ऊपर जाएंगे। सही है? मतलब ये थोड़ा सा मुझ पे छोड़ दें कि किस तरह इस फ्लो को लेके चलना है, कौन सी रोटी पहले खिलानी है, कौन सा निवाला पहले खिलाना है, मुझ पे छोड़ दें। ठीक है, अच्छा, इंटीजर i इक्वल्स टू 10 है। हमारे पास और भी डेटा टाइप्स हैं सी शार्प के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इंटीजर में आप अगर 10.5 स्टोर करेंगे ना तो ये 10 स्टोर करेगा। अगर मैं 10.5 स्टोर करवाना चाह रहा हूँ तो फिर मैं ये देता हूँ डबल। ठीक है, मैंने यहाँ पे ले लिया 10.5। फ्लोट भी ले सकते हैं। अगर फ्लोट आप लेंगे तो फ्लोट जो है वो 4 बाइट का होता है, डबल जो है वो 8 बाइट का होता है।
दोनों में जो आप बेहतर समझते हो आप ले। डबल की ज़्यादा वो है इसके अंदर, ठीक है, तो नॉर्मली डबल को हम प्रेफर कर लेते हैं डिफ़ॉल्ट के लिए। अच्छा, इसी तरीके से अगर आपको कोई कैरेक्टर स्टोर करना है तो आप कैरेक्टर डेटा टाइप यूज़ करते हैं। जैसे इसमें मैंने स्टोर करवा लिया ए, सही है, सिंगल कैरेक्टर स्टोर करना है। हाँ, स्ट्रिंग होता है तो फिर आप स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज़ करते हैं। अब ये थोड़ा सा आपके लिए डिफरेंट चीज़ होगी जो कि सी में नहीं होती। मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज सम टेक्स्ट, सही है। ये मैंने स्ट्रिंग डेटा टाइप का एक वेरिएबल बना दिया str के नाम से। अब देखिए यहाँ मुख्तलिफ कैरेक्टर्स स्टोर हो रहे हैं, ये एक्चुअली एरे ऑफ कैरेक्टर होता है, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ एरे बनाने की जरूरत नहीं है, हमने सिंपल स्ट्रिंग str लिख दिया यहाँ पर। हमारे पास एक डेटा टाइप होती है बूलियन के नाम से, उसमें आप या तो ट्रू स्टोर कर सकते हैं या फॉल्स स्टोर कर सकते हैं। ट्रू और फॉल्स सिंपल ये है 1 0, 0 का मतलब है फॉल्स और ट्रू का 1 का मतलब है ट्रू। और एक्चुअली ये जो बूलियन डेटा टाइप है इसकी एक बिट साइज होता है इसका। हाँ, इसका यूजेज जो है वो एक्चुअली जितने भी आपके कंडीशन स्टेटमेंट होती हैं वो बूलियन डेटा टाइप रिटर्न करती हैं। हाँ, ट्रू फॉल्स वगैरह जो है ना, मैं आता हूँ उसके ऊपर बताता हूँ मैं। मतलब ये अभी आप ये समझ लें कि बूलियन डेटा टाइप एक ऐसी डेटा टाइप होती है जिसमें आइदर ट्रू स्टोर होगा या फॉल्स, इसके अलावा कुछ नहीं होगा इसमें, ठीक है, सही है। और भी हमारे पास डेटा टाइप हैं, जैसे कि हमारे पास जो है वो एक बाइट डेटा टाइप होती है, एक यू बाइट होती है, एक यू इंट होती है, फ्लोट डेटा टाइप होती है, ठीक है, बेतहाशा डेटा टाइप है। नॉर्मली हमें ये वाली डेटा टाइप्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैंने यहाँ पे, हाँ, शॉर्ट भी डेटा टाइप होती है, ये सारी यूज़ कर सकते हैं। एक डेसिमल डेटा टाइप भी होती है, उसमें हमारे पास रेंज 16 बाइट की होती है सी शार्प के अंदर। अगर बहुत ज़्यादा डेटा है तो आप डेसिमल डेटा टाइप यूज़ कर लें, ठीक है। 4 बाइट लेगा, ये 1 बिट लेगा जी, या तो 1 या 0, 1 बिट। नहीं, कुछ नहीं होगी मेमोरी, वो आप यूज़ ना समझें कि वो बाइट ब्लॉक्स बने हुए होते हैं, ठीक है, डजेंट मैटर, ठीक है। अच्छा, ये डेटा टाइप्स हैं। वैसे ये बूलियन जो है हम डेटा स्टोर करने के लिए ज़्यादातर यूज़ भी नहीं करते, ये कंडीशन स्टेटमेंट में यूज़ होता है ये, सही है जी। अच्छा, अब ये हमने डेटा टाइप्स की बात कर ली, वेरिएबल्स की बात कर ली, उसमें वैल्यू स्टोर कर ली, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है इसके अंदर, आगे चले। हाँ, डबल 8 बाइट का होता है, किस पर्पज़ के लिए? देखें, ये जो बाइनरी नंबर्स होते हैं ना, बाइनरी नंबर्स के साथ मसला ये है कि अगर उसमें आप नॉर्मल नंबर स्टोर करते हैं तो वो डिफरेंट तरीके से स्टोर करता है, अगर उसमें आप डेसिमल नंबर स्टोर करते हैं तो उसका तरीक़ेकार डिफरेंट होता है। तो हमें डेसिमल नंबर्स के लिए अलग डेटा टाइप बनानी पड़ेगी इस वजह से। हाँ, अगर जैसे फ्रैक्शन नंबर है ना 10.5, 10.1, 5.5, तो वो इंटीजर में स्टोर हो नहीं पाएगा, ठीक है, तो इसलिए हम डबल या फ्लोट यूज़ करते हैं। इसमें लॉन्ग होता है, 8 बाइट का होता है, ठीक है, सही है। असल में एक्चुअली मैंने इंटीजर और डबल इसलिए बताया कि अगर जैसे ना मैं यहाँ पे 5 लिखूंगा तो सी शार्प बाई डिफ़ॉल्ट इसको इंटीजर कंसिडर करेगा, अगर मैं 5.0 लिखूंगा तो बाई डिफ़ॉल्ट डबल कंसिडर करेगा। इसलिए अगर मैं फ्लोट का वेरिएबल बनाता हूँ ना और उसमें मैं लिखता हूँ 4.5, तो यहाँ पर एक एरर आ जाएगा। ये क्यों एरर आ गया? एक्चुअली एरर ये आ गया है कि सी शार्प इसको कंसीडर कर रही है डबल और मैं इसको रख रहा हूं फ्लोट में, तो लिहाजा मुझे यहाँ एफ लगाना पड़ेगा। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं लॉन्ग लिखता हूं और इसमें कोई वैल्यू स्टोर करवा देता हूं तो ये इसको इंटीजर तो कन्वर्ट कर देगा, लेकिन इंटीजर लॉन्ग में आसानी से आ जाता है, इसलिए इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब हम डेटा टाइप की बात कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा ये चीज़ देखनी पड़ती है, एक कॉन्सेप्ट डिस्कस होता है टाइप कास्टिंग का, वो ये होता है कि किस डेटा टाइप से, अगर एक डेटा टाइप से दूसरी डेटा टाइप में हम डेटा भेज रहे हैं तो क्या पॉसिबल है
ठीक है, तो वो हमें इस चीज़ को कंसिडर करना पड़ता है कि छोटी डेटा टाइप से आप बड़ी डेटा टाइप में जा सकते हैं, लेकिन बड़ी डेटा टाइप से छोटी डेटा टाइप में आप डायरेक्टली नहीं जा सकते। ठीक है, सही है। ये हो गई डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स हो गए। एक हमने यहाँ ऑपरेटर यूज़ किया, कौन सा, असाइनमेंट ऑपरेटर। ये जो ऑपरेटर होते हैं ना, एक्चुअली ये मेथड्स होते हैं। सही है, क्या मतलब है इसका, मतलब ये कि यूँ समझ लें कि ये एक मेथड है और इस मेथड को ये दो चीज़ें पास हो रही हैं एज अ पैरामीटर, और इसकी वैल्यू ये इसमें असाइन कर रहा है। हमारे पास और भी ऑपरेटर्स हैं, जैसे कि कंसोल डॉट राइट लाइन में आई लिखा हुआ है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 10 इज लेस देन 5। अब मैंने यहाँ पे एक ऑपरेटर यूज किया है, कौन सा, लेस देन का। सही है, अब ये जो ऑपरेटर है ना, ये ऑपरेटर एक एक्चुअली मेथड है, इसको आप ओवरलोड भी कर सकते हैं, जिसको ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहा जाता है। इस ऑपरेटर को दो चीज़ें पास हो रही हैं, 5 और 10, और ये क्या करेगा, लेफ्ट हैंड वाली चीज़ को राइट हैंड वाली चीज़ से कंपेयर करेगा। अगर लेफ्ट हैंड वाली चीज़ राइट हैंड वाली चीज़ से लेस है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। यानी इसकी रिटर्न टाइप जो है वो बूलियन है। अगर आप इसको रन करके देखेंगे तो डेस्क आपको कंसोल पे नज़र आएगा क्या, फॉल्स, क्योंकि 10 जो है वो 5 से लेस नहीं है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे जो है वो लिख देते हैं 10 इज ग्रेटर देन 5, तो अब क्या आएगा, ट्रू आएगा, क्योंकि 10 जो है वो 5 से ग्रेटर है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे जो है वो लेस देन इक्वल के बजाय डबल इक्वल टू लिख देते हैं तो अभी भी फॉल्स आएगा, क्योंकि 10 5 के इक्वल नहीं है। अगर आप यहाँ पे चाहें तो लेस देन इक्वल टू भी लिख सकते हैं, और आप चाहें तो ग्रेटर देन इक्वल टू भी लिख सकते हैं। ये सारे ऑपरेटर्स हमें अवेलेबल हैं C# के अंदर, जिनको यूज करके हम कंपेयर कर सकते हैं। समझ में आ रही मेरी बात। ये जो ऑपरेटर्स होते हैं ये दो इनपुट लेते हैं और कोई बूलियन वैल्यू रिटर्न कर देते हैं, या तो ट्रू या फॉल्स। सही है, मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास जो है वो कुछ लॉजिक गेट्स भी हैं हमारे पास। जैसे अगर मैं लिखता हूं 5 इज लेस देन 5 एंड 6 इज लेस देन 6, ये कहलाता है एंड ऑपरेटर। डबल एंड भी होता है और सिंगल एंड भी होता है, दोनों में फ़र्क है। मैं बता देता हूँ, मैं वही बता रहा हूँ, सिंगल एंड भी होता है और डबल एंड भी होता है, लेकिन बेसिकली होता है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्या करता है, ये इसको दो कंडीशंस दी जाती हैं, अगर दोनों ट्रू हो तो ये ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करता है। अगर इसमें से एक भी फॉल्स हो गई ना तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। ऐसे ही हमारे पास एक होता है और ऑपरेटर, दोनों में से एक भी ट्रू हो तो ये ट्रू रिटर्न कर देता है। सही है, एक आपके पास जो है वो डबल एंड भी होता है, और एक डबल और भी होता है। डबल एंड जो है वो थोड़ा सा स्मार्ट है, ये क्या करता है, लेकिन दोनों का ट्रू होना जरूरी है ना। अगर पहला ही फॉल्स हो जाए तो दूसरे को चेक ही नहीं करता। ठीक है, क्योंकि वो दूसरा कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। डबल और क्या करता है, पहला ट्रू हो जाए तो अगले को चेक नहीं करेगा। सही है भाई, एक ट्रू हो गया काफी है, एक ट्रू चाहिए ना, फर्स्ट वाले दोनों चेक करेंगे। ठीक है, तो ये बाज़ वक़्त हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है कोडिंग लॉजिक डिफाइन करते वक्त, तो उस वक्त जो है वो हम फिर इन ऑपरेटर्स को यूज़ कर रहे होते हैं। ये भी हम आगे जाके एग्जांपल्स में यूज़ करेंगे तो चीज़ और क्लियर हो जाएगी। जी देखिए, डबल एंड क्या चीज़ है। डबल एंड ये है कि एंड ऑपरेटर का काम ये है कि दोनों कंडीशंस जो दी गई है ना, देखें कंडीशन क्या होती है कि हम कुछ चेक लगा रहे होते हैं। जैसे मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि
एक पेशेंट जो है वो चाइल्ड वार्ड में जाएगा या अडल्ट वार्ड में जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास चेक है, लेट सपोज कि हम कहते हैं 12 ईयर से कम बच्चे जो हैं वो चाइल्ड वार्ड में जाएंगे। तो अब ये जो चेक है हॉस्पिटल सिस्टम है, अब उसमें हमने एज पे चेक लगाया हुआ है, ठीक है। हम वहाँ चेक क्या लगाएंगे, इफ एज इज लेस देन इक्वल टू 12 चाइल्ड वार्ड में भेज दो, ठीक है। अच्छा, अब बाज़ औक़ात हमें एक्स्ट्रा चेक्स भी लगाने पड़ते हैं। इफ एज इज लेस देन 12 एंड लेट सपोज बेड अवेलेबल, यानी दोनों चीजें देखनी पड़ेंगी, क्या चाइल्ड वार्ड में बेड अवेलेबल है। तो अब दोनों ट्रू होनी चाहिए, एज लेस देन 12 भी होनी चाहिए और बेड भी अवेलेबल होना चाहिए। तो फिर हमें बीच में एंड लगाना पड़ेगा। डिफरेंट एग्जांपल्स हो सकती हैं। हाँ, डबल एंड क्या है, दोनों ट्रू होनी चाहिए ना। तो ये थोड़ा सा स्मार्ट है, टाइम बचा देता है हमारा। पहली अगर फॉल्स हो जाए तो दूसरी ट्रू हो या फॉल्स हो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तो ये दूसरी चेक ही नहीं करेगा फिर, सही है। अच्छा, अगर पहली ही ट्रू है तो फिर चेक करेगा हाँ भाई दूसरी क्या है। तो हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाता है। और आगे जाके अभी मैं बताऊंगा इफ स्टेटमेंट। तो जो नेस्टेड इफ होते हैं ना, इफ के अंदर इफ लगा दिया, वो इंतहाई बुरी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस होती है। उसके बजाय आप एंड ऑपरेटर यूज करते हैं, सही है। तो वो चीज वहां पे मेरे ख्याल क्लियर हो जाएगी। जितने एंड चाहे लगा लें, जितने एंड लगा दें, लेकिन फिर सब ट्रू होंगे तो ओवरऑल कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। नहीं, ये एज इट इज लिखना पड़ेगा, ठीक है। विजुअल बेसिक में एंड उस तरीके से लिखा जाता है, VB.NET में। आई थिंक आप इसलिए पूछ रहे हैं, VB6 में शायद ये एंड लिखा है, ठीक है। अच्छा, सही है जनाब। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो एंड नहीं लगता। अच्छा, फिर जो है वो हमारे पास कोई प्रॉब्लम है। डबल और का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर देखें दोनों में से किसी एक का ट्रू होना ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर पहली कंडीशन ट्रू है तो वो आगे चेक ही नहीं करेगा, ठीक है, ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर पहली फॉल्स होगी तो फिर अगली को चेक करने आएगा कि अगली ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। इसमें ना सिर्फ हमारा टाइम बचता है, बल्कि इससे हमें थोड़ी सी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट भी हम इससे अचीव करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास ऑपरेटर हो गए और हमने जो है वो थोड़ा सा डिस्कस कर लिया वेरिएबल्स को, उनकी डेटा टाइप्स को डिस्कस कर लिया, ठीक है। कोई भी जो लैंग्वेज है उसमें जब आप डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो उसको करते हैं। अच्छा, एक मिनट आप लोग ज़रा